अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी हैं, ताहम दूसरी जानिब अमरीका और ईरान ने महदूद पैमाने पर एक दूसरे के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और एक दूसरे पर हमले किए हैं। कोशिश तो यही है पाकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक की कि ये जो मामला है इसका पुरअमन हल हो। फिर हम देख रहे हैं कि जनूबी लबनान फ्रंट को भी इसराइल ने जो है वो पूरी तरह खोला हुआ है। ज़मीनी दस्ते जो हैं वो वहाँ पर आगे चढ़ाई कर रहे हैं और जो बड़ा तारीखी फोर्ट है लिटानी रिवर को क्रॉस करके उन्होंने उस पर कब्जा करने का दावा किया, अगरचे हिजबुल्लाह की जानिब से उन्हें दंदान शिकन जवाब मिल रहा है। ताज़ा अपडेट यह है, जो मीडिया की इतलात हैं, चाहे वो ईरानी मीडिया है या अमरीकी मीडिया, वो कह रहे हैं कि इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में हमलों की वजह से ईरान ने अमरीका के साथ जो अमन मुज़ाकरात में पैगामात का तबादला हो रहा था इसे रोक दिया है, इस प्रोसेस को रोक दिया है। यकीनन ये एक झटका है इस सारे पीस प्रोसेस की तरफ, जबकि ओवर द वीकेंड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हतमी डील की तरफ या मुफाहमत की तरफ दोनों मुल्क बढ़ जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक़ डार साहब का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है अब्बास अराग़ची साहब से और इस मामले पर तशवीश का भी इज़हार किया गया है। अब्बास अराग़ची साहब का ये कहना है कि जो सीज़ फायर हुआ था उसमें लबनान फ्रंट शामिल था, जो कि वाक़तन शामिल था। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे कि अब जो है दोबारा पीस एफर्ट्स को किस तरह री एनर्जाइज किया जा सकता है। और पाकिस्तान का चूँकि कलीदी रोल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म की ना सिर्फ ईरान के वज़ीर ख़ारजा बल्कि कतर में भी उनकी गुफ्तगू हुई है और ज़ाहिर बात है कतर जो है वो भी बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहा है। इस हवाले से अब गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वफाकी बजट जिसकी आमद है और 5 जून को उम्मीद है या इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि वफाकी बजट पेश किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत का ये तीसरा बजट होगा। क्या इसमें विजन होगा अवाम की सहूलत के लिए, इसके विजन पे बात करेंगे और जो अहदाफ हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म ने आज तमाम पाकिस्तान से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान से उनसे एक तफसीली नशिस्त की और उनका कहना था कि हमारा फोकस एक्सपोर्ट्स है, बरामदाद है कि इसको फोकस किया जाए। प्रोग्राम के पहले समय मुझे बड़े नुमाइंदा शख्सियात ने ज्वाइन किया है, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उनका तारुफ आपसे करा दे तो हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर आदिल नजम साहब से जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं, हमें ज्वाइन किया है। फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली साहब ने, आपने ओमान में सर्व किया है, पाकिस्तान एम्बेसडर और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बेबाक गुफ्तगू करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तीनों मौजूद को फॉर्मर वेलकम। डॉक्टर आदिल नजम साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या आपकी अब इस वक्त असेसमेंट है? व्हाइट हाउस रूम में मीटिंग हुई, 2 घंटे की मीटिंग थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद कल फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ वॉर तो हमारे पास मौजूद है। महदूद पैमाने पर हमले भी किए गए हैं और इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में जो है वो पेशकदमी की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। आपको सूरत कहां जाते हुए दिखाई दे रही है सर? मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया झटका, तो वो सही लफ्ज़ है कि जो प्रोसेस है उसको एक झटका मिला है और ना सिर्फ मिला है बल्कि दिया गया है। आई थिंक ईरान की तरफ से ये एक स्ट्रेटिजिक सी मूव है, एक इम्पॉर्टेंट मूव है, क्योंकि उनका जो पैमाना है पेशेंस का वो भी लबरेज हो जाता है। और इन अ वे गुफ्तगू यहाँ भी यही हो रही है कुछ लोगों की कि यार इसमें सरप्राइज सिर्फ ये है कि ईरान को इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि आपने यके बाद दीगरे देखा पिछले कई दिनों में, पिछले तकरीबन 2 हफ्ते में, कि जनाब बस अब आया चाहता है जी, हो गया है बस जी, तकरीबन तैयार है, बस इस तरह हो रहा है। और फिर जो है कोई ना कोई उसमें निकल आता था, मसला निकल आता था, डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई ख्वाहिश आ जाती थी, डोनाल्ड ट्रंप का कोई नया बयान आ जाता था और फिर वो वापस चला जाता। तो इन सम वेज ये जो चूहे बिल्ली का खेल था इन ड्राफ्ट के साथ जो है वो इन अ वे इट वाज इट सीम्ड कि यार ये अच्छा, एट सम पॉइंट ईरान जो है वो इसमें कुछ कहेगा कि यार बहुत हो गया, मैं अभी इसको कुछ झटका देने की कोशिश करता हूँ, आपका लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। और उसके दरमियान हमने ये भी देखा कि दोनों ने, पहले अमेरिका ने और फिर जवाबी तौर पे ईरान ने, जो काइनेटिक अपनी एक्शंस हैं उनको भी निस्बतन बढ़ा दिया। जी कि जो है सीज फायर, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन दोनों एक तरह से अपनी जो है मसल फ्लेक्सिंग दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं उस सारे हवाले में। और जैसे इस कहानी में हमेशा होता है,
जो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है वो तीसरी कुव्वत है, वो कुव्वत जिसने जंग शुरू की थी, और इसराइल। वो जो है वो इजराइल और बिलखुसूस नेतन्याहू साहब है। और इस तमाम में इन अ वे जो नेतन्याहू लबनान में कर रहे हैं, और खुसूसन पिछले 2-3 दिन में कर रहे हैं, एक शक ये भी पड़ता है कि ही इज एक्टिवली, एक तो उनका वो जो ग्रेटर इसराइल का है मंसूबा वो है, लेकिन ही ये उनका हरबा भी हो सकता है टू प्रोवोक ईरान, ताकि ईरान जो है उसको अपनी जो अपनी उसकी सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो जाए। बिकॉज अगर आप देखें कि पिछले 3 महीने में, देखें ना, हम एक सीज फायर पे फोकस है, एक और सीज फायर भी तो था ना, वो सीज फायर लबनान में था। यस। आपको अगर याद हो जब ये शुरू हुआ और ईरान ने कहा कि जनाब लबनान का क्या है, तो फिर उसके बाद पहले से पुश बैक आई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी मशहूर ट्वीट आई, जिन्होंने उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, इसराइल को कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। हाँ, इनफ इज इनफ भी गालिबन कहा था। हाँ, और उसमें एक खास वो लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मुझे इस वक्त भूल रहा है, कि मैं हुक्म देता हूं कि तुम अब जो है कार्रवाई बंद करोगे। यस। जनाब पिछले 3 महीने में लबनान में इसराइल 3,000 से ज्यादा लोगों को हलाक कर जी, चुका है। 3,400 तो एक एग्जैक्ट। तरह से सारी इन्होंने फोकस इस मैदान पे, इस गेंद पे लगा दिया। दूसरी तरफ वो जो उनकी कहानी है वो तो वो किया जा रहा है। जिस तरह उन्होंने सीरिया में गुलान की पहाड़ियों में अपना वो कब्जा कर लिया था जब वहाँ हुकूमत चेंज हुई, जी। इसी तरह उन्होंने अपना नक्शा एक बार फिर बदल दिया लबनान के साथ, बीच में गजा के साथ। अब वो कहते हैं जनाब 60-70% हाँ, जो है वो जो वो तो सर हमने तस्वीर भी आई है, काबू कर जो दी। आप सैटेलाइट की तस्वीर देखी होगी, उससे पता चलता है कितनी तबाही वहां पर फेरी है इन्होंने। राइट, सो मैं इन अ वे, जो मेरे शायद मैं आपके प्रोग्राम पे भी शायद मैंने गुजारिश की, आज फिर करने की इजाजत दे दें, कि जंग शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि पड़ जाओ, और तुम भी इस बार जो है जंग में बाकायदा आ जाओ, जो पिछला कोई अमेरिकन सदर नहीं ठीक। आता था। शुरू तब हुई थी जब नेतन्याहू ने कन्विंस किया ट्रंप को, खत्म उस दिन होगी जब ट्रंप कन्विंस कर सकेंगे नेतन्याहू को कि यार बहुत हो गया, पीछे हटो। अब सर इस और पे अब मैं तक दोबारा की लौट जो के आऊंगा कि कहानी है वो पूछूंगा कि ये है क्या जनाब, सदर ट्रंप कन्विंस कर पाएंगे? दैट इज अ मिलियन डॉलर अभी तक नहीं क्वेश्चन। कर पाए ना। अभी तक की अभी कहानी तक ये नहीं कर है कि पाए। नेतन्याहू की मुस्कुराहट जो मर्जी हो, ही डज नॉट लिसन। देखिए ना, उन्होंने गजा पीस प्लान पे नहीं सुना, उन्होंने लबनान पे नहीं सुना, उन्होंने इससे पहले बाइडेन को नहीं सुना। बड़ा क्लियर हो चुका है ठीक। कि एक पुरानी कहानी ये होती थी कि जब अमेरिका कहेगा तब मान लेगा इसराइल, क्योंकि अमेरिका तो इतना डिपेंडेंट है इसराइल उस पर कि जो अमेरिका कहेगा वो कर लेगा। आई हैव बीन सेइंग पिछले साल से, गजा गजा में भी हमने देख लिया, और पिछले साल से बाइडेन के जमाने में भी हमने देख लिया था कि नेतन्याहू नहीं मानता, बिकॉज आई थिंक नेतन्याहू कन्विंस कर चुका है अपने आप को कि ये मेरा आखिरी बेहतरीन मौका है। यस। मुझे जो आज मौका मिला हुआ है ट्रंप के साथ, वो कभी फिर नहीं मिलेगा। मैं सर उनको आपकी नजर इजाजत आ से, रहा है कि हाँ, आपने अमेरिका में अहम उनकी नुकात उठाए, सपोर्ट मैं कम दोबारा होगी। सर लौट के आता हूं। जनरल जाहिद साहब, सर मैं आपसे जानना होगा, जनरल जाहिद साहब, ये जो इसराइल ने लबनान में, ये तो वहां पर भी सीजफायर हुआ था, और गालिबन कल या परसों अमेरिका में फिर बैठक होनी है या नशिस्त होनी है मुज़ाकरात के हवाले से। तो जनरल साहब, आपको क्या सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है कि वो तो लेबनान में लिटानी रिवर और जो साउथ लेबनान है उसको कब्जा करने के पूरा पूरा प्लान उन्होंने बनाया हुआ है, जमीनी फोर्सेस भी वहां पर लॉन्च की हुई हैं। किस तरह देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? हमें तो लग रहा था, जो अमरीकी सदर का बयान मैंने कोट किया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू, नायब सदर का बयान, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का बयान, कि हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन एक और वॉर फ्रंट खोल दिया इसराइल ने। जी देखिए, थैंक यू वेरी मच अनवार साहब फॉर हैविंग मी, और मेरा आदिल साहब को और एक्सीलेंसी इमरान साहब को बहुत सलाम। देखिए, जिस चीज़ का जो पहले अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अटैच थी, वहां से हमने सफर तय किया अनरिलायबिलिटी का। और ईरान के जो भी नेगोशिएटर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी ले ले, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ले ले, वो उस माइंडसेट को अभी तक अपने को चेंज नहीं कर पाई। और ना अमेरिका ने उनको मौका दिया कि वो उस माइंडसेट को चेंज करे, जो उनके शकूक शुबहात है या जो मिसट्रस्ट है अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी। और दोबारा अब ये ताकत पकड़ रहा है ये आइडिया कि ये फॉग ऑफ नेगोशिएशंस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर से वॉर निकाल लेते हैं। और एक चीज और भी अभी यकीन में बदलती चली जा रही है कि जो लॉबी है, इजरायली लॉबी है, वो स्टिल इट इज पावरफुल, वेदर प्रेसिडेंट ट्रंप और नो प्रेसिडेंट ट्रंप, दे यस। आर इम्प्लीमेंटिंग देयर पॉलिसीज, और वो इफेक्टिव है जी। तो नेतन्याहू जो है उसी लॉबी की वजह से अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उसको परसू कर रहे हैं। और शकूक व शुबहात के साथ साथ फिर ये तासुर भी तब पे जोर पकड़ता है कि अमेरिका इज देयर पार्टनर
इन दिस क्राइम। हम कहते हैं ना अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन कर ली, यस मिसकैलकुलेशन कर ली बाय अटैकिंग ईरान, क्योंकि उनका नुकसान अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का नुकसान बहुत सारी चीजों में हुआ है, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, मिलिटरीली। एक जो जी। यूनिलेटरल पावर है उसका वो रिड्यूस हुआ है, एक ट्रांजिशनल पीरियड की तरफ गए हैं टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। एनीवेज, बट इसराइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इसराइल तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अभी ये जो मौजूदा सिचुएशन हुई है, अगर बैरूत का जिस तरीके से उन्होंने जगह खाली करवा रहे, और अगर बैरूत के ऊपर हमला होता है तो देन देयर इज गोइंग टू बी इमीडिएट रिटेलिएटरी अटैक बाय ईरान, और हुर्मुज़ दोबारा बंद होगी और हम एस्केलेशन की तरफ फिर बढ़ सकते हैं। और अगर उसके जवाब में काउंटर एक्शंस के अंदर अमेरिकन भी ईरानियन अहदाफ को हम देखते हैं, तो वी आर बैक ऑन स्क्वायर जीरो, और फिर तो हम एस्केलेशन की तरफ चले जाएंगे, विच इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन। नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल नेतन्याहू के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्सरसाइज या तो कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाह रहे, विच इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग जी। सर आपने ये बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं इमरान साहब आपके पास आऊँगा कि आप सर इसको ज़रा डिसाइफर कीजिएगा, क्या वो करना नहीं चाह रहे प्रेसिडेंट ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, या वो कर नहीं सकते? जैसे आदिल अजब साहब का कहना है कि गालिबन वो उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि अमरीकी सदर उनके कंट्रोल में लगते हैं। आपकी असेसमेंट के लास्ट टाइम आप हमारे शो में थे तो आप कहते हैं वर्डिंग पे बातचीत चल रही है, क्योंकि वर्डिंग्स बड़े मैटर करते हैं, लेकिन अब तो बात एक दूसरे पर हमलों पर आ गई है सर। देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक तो डॉक्टर आदिल जनरल साहब को सलाम, मैं ये समझता हूँ कि ये जो टॉक्स का पाकिस्तान में जो डायरेक्ट टॉक्स का सस्पेंड होना था, ये एक स्ट्रक्चरली एक ऐसी चीज़ हुई जिससे प्रॉब्लम्स ये बढ़नी थी। जब ये लोग सामने थे तब भी आज एक और जगह भी बात हो रही थी। पाकिस्तान एक बिल्कुल मीडिएटर है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ मीडिएटर प्लस प्लस है, प्लस प्लस था, क्योंकि वर्डिंग्स भी और ड्राफ्टिंग में भी पाकिस्तानी लोग शामिल थे। तो जो इतना बड़ा एहतमाम किया गया कि आएँ और यहाँ बैठें, एक तीसरे मुल्क में फेस टू फेस बात करें, जिसको वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त भी शायद इन्हीं रीजंस की वजह से जो अब ट्रंप फेस कर रहे हैं वहाँ से उठ के चले गए थे, जबकि ईरानियन साइड ही कहती है कि वो बड़े क्लोज थे, इसी किसी बहुत बड़ी एग्रीमेंट पे नहीं, लेकिन इसी जनरल एमओयू के ऊपर जी। तो मेरा भी यही ख्याल है कि मैं आपने सवाल पूछा कि वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकते हैं। क्या उनकी कमजोरी है या क्या चीज़ है? मैं ट्रेडिशनली ये समझता हूँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं कि रिसेंटली ये हुआ है कि इसराइल का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया, लेकिन अगर अमेरिका की चॉइस है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। अब ये एक अलग बात है उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ट्रंप को क्या नज़र आ रहे हैं, उनको प्रॉब्ली नज़र आ रहा होगा कि जो उनके क्लोज एलाइज हैं गवर्नमेंट में, लेजिस्लेचर में, बाकी थिंक टैंक्स और बाकी जिन चीज़ों का हमें नहीं पता, वो सब उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईरान में पीस के निस्बत। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, और अगर मैं स्ट्रक्चरली देखूं तो इन दोनों ममालिक को आमने सामने बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए। ये जो ईमेलों के जरिए ड्राफ्ट भेजना ना, ये वैसे ही एक रिटन विद प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रिटन वर्ड आता है, उसकी मीनिंग पता नहीं होती, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे होते, बीच में तीसरा इंसान बात कर रहा होता है। इसलिए आई थिंक स्ट्रक्चरली भी गलत है, और ये वैसे भी दुनिया के लिए बहुत गलत है ये जो डिले हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरली गलत है, लेकिन सर उन्होंने आपस में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि शायद वो, आपने सही कहा, 47 साल बाद यहाँ इस्लामाबाद में टॉक्स में आमने सामने बैठे थे, और उसमें भी जो है बिल्कुल इंचेस अवे थे, जो बाकर कालीबाफ साहब ने कहा, लेकिन फिर वो अमेरिका जो है ज़रबत उनके जो बहुत से वेस्टेड वन लॉबीज़ हैं और वो प्रो इसराइली हैं, वो उनको करीब नहीं आने देते। और अब ये भी इस वक्त हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं व्यूअर्स, तो आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमतें हैं, ब्रेंट की कीमतें हैं, उसमें $5 से $6 का इजाफा हो गया, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो फ़ौरन आ रहा है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, सर मैं ये भी जानना चाहूँगा ज़रा, आप इमरान साहब तो कह रहे हैं सदर ट्रंप कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, उनके हवाले से आज एक आर्टिकल भी मैं देख रहा था, उसमें आया कि वो मामले को आगे बढ़ाते हैं सदर ट्रंप, लेकिन उसको क्लोजर की तरफ नहीं ले जा पाते। बोर्ड ऑफ पीस आप देख लें गाजा में,
बहुत ज़्यादा उसके डंके बजे और कहा कि जी प्लेज किया जाएगा $1 अरब। वहाँ पर एक उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इसको मॉडल सिटी इलाका बनाऊंगा गाज़ा को कि दुनिया लोग आकर देखेंगे, वहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे। वो तो अब इसराइल ने जो तस्वीरें आई हैं सैटेलाइट की, वो तो बिल्कुल तमाम इमारतें मुनहदम कर दी हैं, ढेर बना दिया है उस शहर को, और जो है 70% वहाँ कब्जा है, जनूबी लबनान में कब्जा कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस पे अब कोई सदर ट्रंप बात ही नहीं करते। फिर ये डील पे हमेशा कहते हैं बिल्कुल जल्दी आ रहे हैं, हम बहुत करीब हैं, वहाँ पर भी क्लोजर नहीं कर पाते। तो इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि आपकी क्या असेसमेंट है उनके बारे में एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। वो तो बड़े नाकिद रहे हैं कि सदर बाराक ओबामा ने भी बड़ी ख़राब डील की और बाइडन तो बड़े कमज़ोर सदर थे, तो इसका मतलब ये भी कमज़ोर सदर साबित हो रहे हैं। देखिए, तारीख उनको क्या समझे कि वो तो अलग बात है, और मेरे ख्याल में यकीनन इस वक्त अमेरिका में बात ये हो रही है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है वो शायद अमेरिका की पूरी उसका 250 साल की एनिवर्सरी है इस साल, कि उस 250 साल में अमेरिका की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर समझा जाएगा। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तारीख जो समझे या ना समझे, डोनाल्ड ट्रंप समझते ये हैं कि वो बहुत कामयाब है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो समझ है इस मसले पे, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी ऐसे हकायक से जो जमीन पे हो या ना हो। सो इन अ वे वो जो आपने बात की अगर ओबामा की, तो वो जो ओबामा की थी JPOSC, उसका अब इम्पैक्ट ये हो गया है कि ही हैज टू डू बेटर देन दैट। यस। अब वो इतनी बार कह चुके हैं कि जनाब वो इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, कि अनलेस वो कोई ऐसी चीज ना निकालें इस पिटारी से जो सर्टिफाइबली उससे कोई फर्क हो, चले बेहतर हो या ना हो, कम से कम फर्क तो, एंड दैट ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस। तो वो उन पे प्रेशर जरूर है। एम्बेसडर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन उनकी कंपल्शंस कम नहीं है। मेरा कुछ दिनों से ये ख्याल है, कुछ हफ्तों से, और सिर्फ मैं नहीं कुछ और लोगों का भी, कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासियत में ना सिर्फ पहली टर्म और ये टर्म में इस वक्त उनके लिए सबसे मुश्किल मौका है। उनके सियासी करियर में दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ही इज फेस्ड। बिकॉज हुआ ये है कि उनका वो जो जोम था ना, कि जो मेरा बेस है, जो मेरा कल्ट है, मैं जो मर्जी कह दूं वो मेरे पीछे। यस। वो बल्कि दावा भी करते थे अगर मैं कल जाके न्यूयॉर्क के बीच में किसी को कत्ल कर दूं तो मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो तब भी मेरे साथ होंगे। इस मसले पे उनके सपोर्टर भी उनसे पीछे हटना शुरू हो गए, और जो सपोर्टर नहीं थे वो उन पे प्रेशर, एक तो है ना, एक तो इजराइल वाला प्रेशर है, एक ये है कि उनके जो सपोर्टर थे वो कहते थे यार तुमने तो वादा किया था जंगों से दूर जाओगे, वो उस वजह से खाइफ है। तीसरा ये है कि जो उनके ओपोनेंट्स थे वो अब उनको ताना देने लग गए हैं कि यार ये तो सरेंडर है, राइट। सो ही इज इन अ टाइट प्लेस। ओके। लेकिन की मेरे ख्याल में अभी भी चाबी जो है वो नेतन्याहू साहब के हाथ में। बट यस, डोनाल्ड ट्रंप कैन डू मेनी थिंग्स, लेकिन उनके पास पहले ही कन्विक्शन शायद कम थी, क्योंकि ही बिलीव्स, जो नेतन्याहू ने कहते हैं पहले कन्विक्शन कम थी। अब ये है कि उनके पास स्पेस भी सुकड़ती जा रही है ना। ओके। उनके पास जो जो स्पेस है कुछ करने की, वो पॉलिटिकली महदूद हो रही है। एक मैं बात करूंगा, शायद आप लोगों को सरप्राइजिंग लगे। मेरे ख्याल में आपने कहा ना कि $5 वो कीमत बढ़ गई तेल की, और आपने इसलिए कहा क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हैं कि $5 शायद लगता है कि बहुत बड़ा फर्क है। मेरी सरप्राइज तो ये है कि यार सिर्फ $5 बढ़ी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं दोस्त, वो तो ये कह रहे हैं कि यार हैरानकुन ये बात है कि तेल की कीमत तो ऊपर गई नहीं, इस पूरे 90 दिन में नहीं गई। देखो ना, $100 का तेल तो जनरल साहब ने भी देखा है, इमरान साहब ने भी देखा है, मैंने भी कई बार देखा है। जब ये शुरू हुआ था 20% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, तो सवाल ये था कि यार ये 115, 130, 120 पे जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इस बात से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बाकी दुनिया को, हमें पाकिस्तान में तो बहुत नजर आ रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूरोप में जो इन प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जहन में मेरे ख्याल में एक रियलिटी उनके ख्याल में यह है कि इसका अभी तक इम्पैक्ट नहीं हुआ इकोनॉमी पे। मैं जहां अमेरिका में रहता हूं, मेरे हमसायों ने अपनी ड्राइविंग चेंज नहीं की, तेल की कीमत बढ़ गई 25%, लेकिन क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि उनके पास अपना है। नाउ दे आर वरीड कि अगर ये ऐसा रहा तो 2 महीने बाद जो है, जो इसके जो नॉक ऑन इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि इन बहुत मुख्तसर मैं बात खत्म करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स ये है कि तेल जो है और ये जंग जो है उनको इलेक्शन में हरवाएगी नहीं। अच्छा। लोगों का फर्क पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं पड़ा कि जंग होने की वजह से वो नवंबर की इलेक्शन हार जाएंगे। जो इजराइल की, जिसे आप लॉबी कहते हैं, पैक वगैरह,
वो अगर उनको छोड़ गई तो वो उनको उस जंग में उस इलेक्शन में हरवा सकती है। ये पिछले हफ्ते जो टेक्सास में इलेक्शन हुआ उससे उनको जाहिर हुआ। नाउ वेदर ही इज राइट और नॉट मैं नहीं जानता, लेकिन आई थिंक इन हिज लॉजिक वो एक जगह फंस गए हैं। ही क्लियरली वांट्स आउट, लेकिन आउट का मतलब ये नहीं है कि वो ईरान के बड़े दोस्त हो गए, लेकिन क्लियरली वो चाहते हैं कि इसको खत्म करें। और उनके पास हम ऑफ एयर कह रहे थे कि अब लफ्ज जो है मेरे ख्याल में बेचारा है। अमेरिकन सदर के लिए लफ्ज बेचारगी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इन सम वेज डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों की वजह से और नेतन्याहू की पुश और सारी जंग जिस तरह गई है उसकी वजह से ही इज कॉर्नर्ड। दिस इज हिज बिगेस्ट पॉलिटिकल चैलेंज ऑफ हिज करियर। मैं जनरल साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर जरा आप जरा मिलिटरीली आप जरा बताइएगा कि ये जो ईरान की जानिब से जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है और उसके बारे में तासर यही है कि IRGC के बहुत करीब है, उनके बयानात जो सामने आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मतलब ये उनकी खबर है जो मैं कोट कर रहा हूँ कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने शुमाली इसराइल के रिहायशियों के लिए इंतबा जारी कर दिया है। और यही है कि आपके इल्म में है कि जैसे हमने अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि बैरूत पर इसराइली हमला हुआ तो शुमाली इसराइल के रहायशियों को किसी नुकसान से बचने के लिए इलाका जो है खाली करना होगा। तो मतलब ईरान इस वक्त तैयार बैठा है और आप इन्हें इसी खदशे का इजहार किया इसी प्रोग्राम में। ये चूंकि खबरें साथ साथ आ रही हैं, लाइव शो है, तो मैंने कहा मैं इस हवाले से भी अपडेट करूं। किस तरह देख रहे हैं आपको, मतलब इसमें कोई सैनिटी प्रेवेल करेगी, US इंटरवीन करेंगे? ये 3 या 4 को तो मुज़ाकरात दोबारा होने और पहले भी मेरे ख्याल में व्हाइट हाउस में मुज़ाकरात हुए थे, लबनान का वफ्द भी था और इसराइल का भी, और वहां पर आर्जी सीज़फायर हुआ था। जी देखिए, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जी। अभी जब ईरान के और अमेरिका के यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे थे तो मुज़ाकरात के दौरान ही यहाँ पर बताया गया और प्रेशर डाला गया कि जी ये लेबनान वाला सीज फायर आपको करना पड़ेगा। एक्चुअली जी अब जो इजराइल का उस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो सीज फायर होता है उसमें सिर्फ जो सीज है वो कहते हैं जी लेबनान करे या हमास करे या हजबुल्ला करे, फायर वो जो है इजराइल करता रहेगा। उसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है उस सीज फायर की कि वो फायर करते रहेंगे। और अब देखिए लेबनान की जो गवर्नमेंट है जिसने अगर कोई प्रॉमिस किया या बात कर भी रही है कि जी हम हिजबुल्लाह से बात करेंगे, हम उनको रोकेंगे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया है कि जी आप हम इधर से आप बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे अटैक्स भी हो रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट्स हो रही हैं इस वक्त बैरूत में और लेबनान के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन जी। इस वक्त पैनिक का माहौल है कि लोग घरों को छोड़ के जा रहे हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है। जब यहाँ पे बात हुई, ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई, तो शुरू में एम्बिगुइटी क्रिएट कर दी गई कि जी लेबनान इस सीज फायर में शामिल है या नहीं है। आपको याद होगा जी वहां से डाउट होना शुरू हो गए। अब मिड कोर्स में पहुंचते हैं, फिर आप कहते हैं जी हम डील के बहुत करीब चले गए, और अचानक एक एक ऐसा इशू खड़ा कर दिया जाता है, एक डिबेट में ले आया जाता है जिसकी मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। वो है इब्राहिम अकॉर्ड की। आपने बात कर दी जी, यस वो आपको साइन करना पड़ेगा। अब इब्राहिम अकॉर्ड से आप कंट्रीज ने जब अपनी पोजीशन ले ली, वो टेस्ट फायर कर लिया आपने, तो आज आपने अगेन आपको पता है कि ईरान ने लिंक किया हुआ है लेबनान को। 4 ही तो मेन इश्यूज हैं, न्यूक्लियर है, हुर्मस है, आपके लेबनान है और एसेट्स है जिनके इर्द गिर्द बातचीत होनी है। आपने लेबनान वाला इशू फिर उधर का वहीं चला गया। तो आई थिंक बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गई हैं चीजें। इसको इसको अब पाकिस्तान कोशिश तो कर रहे हैं, इस वक्त भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं बातचीत करें। और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईरान ने ये भी अंदिया भी दे दिया है कि जब मैं पेन शेयर करूंगा, पेन शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि ईरान की सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो पेन मुझ पे इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जो मुझे दिया जाएगा, वो रीजनल कंट्रीज को और फ्रेंड्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा और ग्लोब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट का जो पेन है विच इज हुर्मुस, जिसको वो क्लोज करेंगे, अभी इमीडिएटली वो क्लोज भी कर देंगे उसको अगर ये बात आगे बढ़ती और फायर रुकता नहीं है। तो आई थिंक कि हम वहीं पे एक एक सर्कल के बीच में घूम रहे हैं। वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। और ये जितने इसको लंबा करेंगे आप, मिलिट्री एस्केलेशन पे दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री के साथ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते। बट जिस सारा गेम जो खराब कर रहा है, वो स्पॉइलर कर रहा है, दैट इज इजराइल। अभी देखिए फ्रांस वगैरह इन्वॉल्व तो हो रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का हम इजलास बुलाते हैं, उससे जी बातचीत करते हैं। बट आई थिंक दोबारा ये जो मिसट्रस्ट, अनरिलायबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये चीजें जो है ये डोमिनेट हो चुकी हैं इस वक्त। ना अमेरिकन लोगों के मफाद के लिए जंग हो रही है, ना रीजन के लोगों के लिए कोई जंग की जा रही है, ना ग्लोब के लोगों के लिए ये कोई जंग की जा रही है। ये इस बेमकसद जंग का सिर्फ एक ही मकसद है, अनफॉर्चुनेटली ये सपोर्ट कर रही है जो एक्सपेंशनिस्ट, जायनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है,
दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद इम्प्यूनिटी, में इसको कह सकते हैं एक लिहाज से कि उनको कोई इस वक्त चेकमेट रोकने वाला कोई भी नहीं है। और उससे ये होगा कि जो जो नॉन स्टेट एक्टर्स की वॉर्स हैं या जो ऐसे फैक्टर्स की वॉर है जिनको कंट्रोल करने की जरूरत होगी आगे फ्यूचर में भी, वो फिर उनको बढ़ावा मिलेगा जी। अभी जब लेबनान फर्ज करे बैरूत पे अटैक होता है, तो नो वे ईरान इज गोइंग टू स्टार्ट ये जो स्टॉप, ये जो अपने खातमुल अंबिया की हम बात कर रहे हैं, जो उन्होंने वार्निंग दी है, वो कुछ ना कुछ एक्शन अपना जरूर करेंगे। और वॉर इतनी डेंजरस चीज है कि कोई एक छोटा सा ट्रिगर, एक कोई यस। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो बहुत बड़े एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। एंड वी माइट हैव अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर द नेगोशिएशंस व्हिच विल बी एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट फॉर द ग्लोब। इमरान साहब, अब सर आपको इस सिनेरियो में ज़ाहिर बात है एक बड़ा ब्लीक सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसकी आप लोग अहाता भी कर रहे हैं। आपको कोई डी एस्केलेशन या दोबारा मुज़ाकराती मेज़ पर जाते हुए मामला दिखाई दे रहे हैं? रियलिस्टिक अपना ओपिनियन दीजिएगा। देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ऐसी बातें भी करते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती। उनको बड़ा फ्लेयर है टू डू द अनएक्सपेक्टेड। तो ये भी हो सकता है कि अभी तक तो हम अनप्लेजेंटली सरप्राइज हुए हैं। अगले एक दो दिन में अल्लाह करे कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल कर जाए, शायद जिस कासल तक पहुंचना था इसराइल ने, वो उस कासल तक पहुंच के रुक जाए और ये उस पेपर पे साइन कर दें जिसको ये लोग एमओयू कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो एक हमने भी पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बड़ा एलिवेटेड इमेज बनाया था कि हेयर इज अ प्रेसिडेंट जो जंग रोकेगा, जिसमें इतनी पावर है कि वहाँ की लॉबीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल करेक्ट कर दिया कि ट्रम्प वन में भी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन हमने एक आइडियलिस्टिक इमेज बना लिया। बोर्ड ऑफ पीस में हमें लगा कि यार वाकई कोई इंसान है जो गाजा में हाँ। सीज फायर करा के आगे करेगा। हमने क्रिटिसिज्म के बावजूद ज्वाइन भी किया, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये भी उन्हीं प्रेशर्स का शिकार हैं। एक झूठे मुंह से इन्होंने पैलेस्टीनियंस के राइट्स की, या जो इसराइल लेबनान में कर रहा है, जो शहीद हो रहे हैं लोग, एक इंसान यही कह देता है कि आई वांट इसराइल टू एक्सप्रेस रिस्ट्रेंट, आई वांट इसराइल टू रिस्ट्रेन इटसेल्फ, गाजा में बोर्ड ऑफ पीस का इंतजार करो। इवन रिस्ट्रेंट का भी यार लफ्ज यूज नहीं किया। हम्म। सो आई थिंक वी ऑल नीड टू गेट अ रियलिटी चेक। ही इज द सेम एज अदर पीपल यहाँ। और बिल्कुल सही कहा, अभी जनरल साहब कह रहे थे कि आप फिर प्रॉक्सी को प्रॉक्सी नहीं कह सकते। देन योर प्रॉक्सी, जिनको आप प्रॉक्सीज कहते हैं, वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर का तरीका है जो रेजिस्ट कर रही है हेजेमनी, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और बाकी चीजें। जी। फिर उनको रैशनल मिलता है एग्जिस्टेंस का। तो हम लोग गलत तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे प्रेसिडेंट ट्रम्प इस सारे के अंदर हमें सरप्राइज कर दें एक दो दिन में और कहें कि अच्छा हम इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। मैं सिर्फ उम्मीद की बात कर रहा हूँ। मेरे पास रैशनल कोई पैरामीटर नहीं है इस चीज के को इस पे कायम रहने का। डॉक्टर साहब, आप जो है आप समझते हैं कोई प्लेजेंट सरप्राइज आ सकता है? मेरी भी दुआ यही है। आई थिंक इमरान साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो सरप्राइज कर सकते हैं, गूगली में मार सकते हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। सो आई आई डू थिंक, आई आई होप सो। लेकिन जो आपका सवाल था इमरान साहब से, वाज एम्बेसडर आपसे, वाज वेरी गुड। लेट मी आल्सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दैट सर। कि क्या हम अब क्या हो सकता है या क्या होना लाइकली है। मेरा ये ख्याल है कि थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर। बट अगर बेटर का मतलब ये है कि हम जिसको अभी ये अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, जी। वो एग्रीमेंट नहीं है, हतमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो एमओयू है, अगर बेटर का डेफिनेशन वो है, तो मेरे ख्याल में आखिर में आप पहुंचेंगे वहीं। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को भी कन्विंस कर लिया है कि मैं कोई एक बड़ा, जो उन्होंने तो नाम भी दे दिया था ना, स्लेज हैमर। जी। सो आई थिंक पिछले हमने जो 2-4 दिन से देखा है, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, आई थिंक ईरान भी वही देख रहा है कि वो देख रहा है कि अच्छा कुछ आने वाला है। एंड दे हैव इन सम वेज अप द गेम, कि मैं तुमसे पहले करता हूं। इस वक्त मेरे ख्याल में ये लग रहा है, मेरा डर है, लेकिन आई होप आई एम रॉन्ग, कि अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई होगी ऐसी बड़ी, जो अमेरिका फिर ये कहेगा कि अच्छा अब मैंने ये कर दिया ना, अब मैं जीत गया हूं और अब मैं खत्म कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि ईरान हैज मेड इट वेरी क्लियर कि वो ये वाली गेम खेलना नहीं चाहता, और उसने इसीलिए कुवैत पे और दूसरी जगह बड़े सर्जिकल किस्म के जो चीज़ें की हैं। इट इज़ ए मैसेजिंग गेम। ये जो हम देख रहे हैं, अनवार, इस पे मैं ख़त्म करता हूँ, ये भी निगोशिएशन का हिस्सा है।
अच्छा। नेगोशिएशन, मेरे दोनों आपके मेहमान मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, नेगोशिएशन सिर्फ वो नहीं होती जो टेबल पे होती है। नेगोशिएशन तड़ी भी होती है, नेगोशिएशन ट्वीट भी होती है, और बंदूक से जो गोली निकलती है वो तो सबसे बड़ी नेगोशिएशन होती है। ये सारी चीज़ें उस माहौल को, उस एनवायरनमेंट को चेंज करती है जिसमें आप चाहते हैं कि दूसरा फरीक पहुंच जाए। सो आई डू थिंक कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आई थिंक कि गुफ्तगू जारी हो या ना हो, मैसेजिंग जारी हो या ना हो, वी आर स्टिल इन दैट प्लेस बिकॉज दीज टू पार्टीज वांट आउट। वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल जाहिद साहब, सर आप समझते हैं कि अमेरिका की जानिब से कोई पैगाम जाएगा जब ये जो ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पैगामात का जो तबादला है उसे रोक दिया है? ज़ाहिर ये भी एक ईरान की जानिब से एक पोजीशनिंग है। अमेरिका इसराइल को कहेगा कि जस्ट होल्ड ऑन, और जो बात की इमरान साहब ने कि वो जो फोर्ट है, कासल है, वो कैप्चर कर लिया है, यहाँ तक रुकेगा? और क्या उसको होल्ड कर पाएगा मिलिटरीली स्पीकिंग भी? देखिए वो तो फिर दे आर ऑलरेडी इनसाइड लेबनान जी, वहां पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वहां से फाइट तो देखे ना हिजबुल्लाह की तरफ से आ रहे हैं ना, कोई मिलिट्री ट्रूप्स या उनकी आर्मी तो कोई फाइट कर नहीं रही है कि वो उनको इविक्ट करे या सिचुएशन खामोश है। लेबनान की गवर्नमेंट जो है वो कोई अपना बेहतर स्टांस पेश भी नहीं कर पा रही, वो तो अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, जिनको उन्होंने बताया जी कि हम डायलॉग कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, और हम इंशाल्लाह इसको कंट्रोल करेंगे। उन्होंने उनकी पोजीशन भी वीक कर दी, अमेरिका ने और इजराइल ने उस गवर्नमेंट की पोजीशन बहुत ही वीक कर दी है। दैट गिव्स बूस्ट टू दी अदर पार्टीज, जिनको जिनको वो रोकना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। देखिए जब तक हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव पीस की बात नहीं करेंगे, जो रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये इल्यूसिव ही रहेगा जी। पीस की जो मैं बात करूं, हो सकता है नेगोशिएशन से हम नेगेटिव पीस, साइलेंसिंग ऑफ गन्स तो हो जाए फॉर अ वेरी टेम्परेरी पीरियड, लेकिन परमानेंट पीस जब तक ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन और ये चीजें चलती रहेंगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर जस्ट सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जाएंगे तो हम बहुत ही इसको आगे बढ़ता हो। फिर स्पॉयलर्स जो है उन्होंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया जी इस वॉर के अंदर, और इस वक्त तो अना इसलिए भी फंस गई है कि नेटो के बगैर, यूरोप के बगैर, यूरोप की जो सपोर्ट हुआ करती थी वो चोली दामन का साथ था अमेरिका का और यूरोप का, इजराइल को जो इम्प्यूनिटी के साथ सपोर्ट, ठीक है वो कंडेम कर देते थे, लेकिन वो उनके किसी ने उसको कभी खत्म नहीं किया था। तो इस वक्त और भी अना अमेरिका की थोड़ी सी फंस गई कि ठीक है जी, आई कैन डू इट विदाउट, इजराइल भी कह रहे जी वी कैन डू इट विदाउट नेटो सपोर्ट, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे, जहां पे तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, रुक नहीं पा रहे हैं। तो वो ये चीजों को बहुत ज्यादा खतरनाक कर देती है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप एस्केलेशन, जैसे अभी आदिल साहब भी कह रहे थे कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि वो एक चीज को बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद अगर अमेरिका लेट से कि यहां से निकल भी जाते हैं क्राफ्ट करके, नोशनल क्राफ्ट करके विक्ट्री को, जी मैंने ये कर दिया है, हाँ। अब फर्दर खैर वो बार बार पहले दिन से कहते कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो हमने हासिल कर लिए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो हासिल कर लिए, अब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो है नहीं और इससे आगे क्या हासिल करेंगे? मुझे बताया ना, कैपिटेशन और थोड़ी सी कर दे आप, इनमें से जो पॉलिटिकल लीडर है 2-3 और मार देंगे, वहां पे ईरान का सिस्टम इज इंटैक्ट, वो और आ जाएंगे, कोई ना कोई आ जाएगा, तो आप वो चेंज तो ला नहीं सकते, बूट्स ऑन ग्राउंड आप ला नहीं सकते। Exactly. हुर्मुज़ में ऑलरेडी एक कंट्रोल, माने या ना माने, ईरान का इस वक्त कंट्रोल बेहतर है, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। पीपल जो भी शिप्स 20-25 वो शिप रोजाना निकाल देते हैं, वो ईरानियन कोस्ट को हक करके वो निकल जाते हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं जी लोग हमसे पूछ रहे हैं, एंड इट विल क्रिएट सिचुएशन फॉर द रीजनल कंट्रीज आल्सो। तो इसलिए वो रिस्पॉन्स तो कहीं ना कहीं से जनरेट होगा, ये एस्केलेशन में फिर ऊपर की तरफ ही जाएगी। Okay. यस, अभी देख रहे हैं इस मौजूदा हालात में सिर्फ यही हो सकता है कि इसराइल को एक दफा प्रेसिडेंट ट्रंप इसको रोके। अभी भी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जी। डील जाने के लिए भी अभी तो बहुत से दरिया हैं वो हाँ, उनको पार करना होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है और इतनी कोई खुशाइंद भी नज़र नहीं आ रही। बारकैफ आप तीनों मौजूद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब आपका शुक्रिया, इमरान अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर आदिल नजम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लंदन। व्यूअर्स, बड़ी अहम सूरत का हमने अहाता किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो विफाकी बजट साल 2026-2027 के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, और हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में PTV के, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। एक वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए।
पानी जिंदगी है, लेकिन फिक्र अंगेज पहलू ये है कि हम तेजी से साफ पानी के संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हम रोजाना लाखों गैलन साफ पानी जाय कर देते हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पीने के साफ पानी के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। याद रखें, अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो 2040 तक पाकिस्तान में पीने के साफ पानी की किल्लत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इससे पहले कि हम पानी की बूंद बूंद को तरसें, पानी के ज़िया को रोकें और जिंदगी को खतरात से बचाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने गायबाना तारुफ करा दिया था, यहाँ मौजूद है हमारे साथ मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते के लिए तशरीफ आवरी का। सर अब तो सारी नज़रें आप पे मरकूज़ है और वजारत ख़जाना पे हैं क्योंकि जून का महीना शुरू हो गया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की, तमाम चैम्बर्स के नुमाइंदगान मौजूद थे और यही उन्होंने कहा कि हमने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करनी है, अब हमने ग्रोथ करना है और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो इंजन है वो हमारी बरामदात में इजाफा है। तो मैं चाहूँगा कि इसका कोई प्लान ऑफ एक्शन ज़रूर हमारे और व्यूअर्स के सामने रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की हुकूमत का तीसरा बजट जो है वो आप लोग पेश करने जा रहे हैं। टू स्टार्ट विद जी, बहुत शुक्रिया पहले तो अनवार साहब मुझे प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखें, ओवरऑल एक जो गवर्नमेंट का स्टांस है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और जितने इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जी कलेक्टिव एक पर्सपेक्टिव ये है कि जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसे मौका मिले आके इकोनॉमी को चलाने का, और साथ साथ ज़्यादातर ग्लोबली कंपेटिटिव हों। एक्सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ अशिया बनाएं और पूरी दुनिया को जो है वो आप सर्व करें। तो ये जो प्लान है ये रिफॉर्म्स ड्रिवन भी है, क्योंकि रिफॉर्म्स के बगैर तो हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि हम वही पुराने मॉडल्स जो है वो कंटिन्यू करें, जिसमें हम कर्जे ले लेते थे और कर्जे के थ्रू हम ग्रोथ ले आते थे, यानी कि कर्जा लेके खर्च करके हम, वो कहते थे इम्पोर्ट लेड ग्रोथ, और हम इंपोर्ट करके और अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते थे। इस मरतबा ये डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट एक प्लान है, और उसमें आपने देखा होगा पिछले 2 साल में हमारा साहब आप भी प्रोग्राम करते हैं और बहुत आपका एक वसी जो है तजर्बा भी है इसके अंदर, कि किस तरह से जो है 2 साल में हम जो है दिवालिये से उठ के दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आए, और स्टेबिलिटी की तरफ आने के बाद अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। स्टैग्नेशन तो नहीं है बीच में, क्योंकि मैं इसके आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि कुछ मायरे मईशियत कहते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ आए। आपने बिल्कुल सही कहा, फ्रॉम द बिल्कुल एक बहुत खतरनाक दिवालिये की सिचुएशन थी, लेकिन कहते स्टैग्नेशन में ना कहीं फंस जाए। नहीं, मैं आपको नंबर्स बताता हूँ ना। देखें 2023 जब आप जो है दिवालिये के करीब चले गए थे जी, उससे पहले कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसके बाद आपके यहाँ डॉलर की, आपको पता है, अवेलेबिलिटी वैसी नहीं थी, कर्जे ज़्यादा थे आपके। इवेंचुअली आपको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा और IMF के पे तरले करने पड़े ऑफकोर्स कि आप प्रोग्राम दे दें हमें। तो उस वक्त जो आपकी ग्रोथ थी ना वो 0.2% नेगेटिव थी, यानी कि शरह नमू जो थी वो मनफी में थी, 0.2%। उसके बाद 2024 का अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रोथ कितनी रही, तो तकरीबन कोई जो है रफली 2.5% के करीब रही। उसके बाद जो है 3.2% लास्ट ईयर, और इस साल की ग्रोथ अभी जो नंबर रिलीज हुए हैं PBS की तरफ से और प्लानिंग कमीशन की तरफ से, वो 3.7% है। ठीक, तो मैं ये इसमें स्टैग्नेशन तो नहीं है, यानी कि 0.2% नेगेटिव से उठ के आप तकरीबन 4% पे पहुंच रहे हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आज 6% ग्रोथ फौरन से हो सकती है, अच्छा, बट वो शॉर्ट लिव्ड होगी, वो सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि मैं आज कर्जे ले लूँ, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत नीचे कर दूँ, फिस्कल पॉलिसी बहुत लूज कर दूँ, तो आप देखेंगे कि एक फ्लश ऑफ लिक्विडिटी आएगी मार्केट में और इंपोर्ट होगी, और उसके थ्रू, कर्जों के थ्रू आप जो है वो ग्रोथ तो ले आएंगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सकती। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि पिछले जो 30-40 साल हमने ये वाला जो मॉडल चलाया है और हमने रिफॉर्म्स नहीं किए। आज देखें PIA आपका जो है वो प्राइवेटाइज हो चुका है, आज आपका यूटिलिटी स्टोर्स बंद हो चुका है, आज आपका पास्को बंद हो गया है, आज आपके पास जो मिनिस्ट्रीज थी वो इधर जो है वो मर्ज हो रही हैं, जो फेडरल मिनिस्ट्रीज हैं। राइट साइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पेंशन में लोग जो कंट्रीब्यूशन पे आ गए हैं फ्रॉम पेंशन,
तो देखें जो और टैक्स की रिफॉर्म्स हो रहे हैं, और इस साल मैं आपको बताऊं, कहना चाहूँगा कतक लाइम माजत, आपने इसकी वैसे तस्दीक की थी, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के ये बात आ रही थी कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। जी मैं उस पर आता हूं। मैं पहले आपका ये जवाब जी, जी, दे रहा हूं पूरा जी, जी। कि देखें स्टैग्नेशन नहीं है, मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया है। इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो 40% तक तकरीबन पहुंच गया था, आज वो 6.5 सवा 6 के पास है। क्योंकि ये वॉर हुई है, उसके बाद आप देखें पाकिस्तान ने कितना ज़बरदस्त तरीके से इस जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस है, प्राइम मिनिस्टर पहले फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर एक पेट्रोलियम कमेटी बनी, उसने बिट बाय बिट एक एक चीज़ का जो है वो जो है उसका ट्रैक रखा कि हमें सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस क्या हैं, हमारे पास इसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसके बावजूद के रिसोर्सेज कम है। आप देखें इंडिया बांग्लादेश, आज कल की खबर है, बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में होते हुए नया IMF प्रोग्राम के लिए गया है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट ने उसको जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो खत्म किया एक तरह से। तो देखें पाकिस्तान, और उन्होंने मेरे ख्याल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ाई मैं थी। ये कहूंगा बॉटम लाइन ये है, वो नहीं बढ़ाई थी उन्होंने। अब और ये देखें बड़ा उसका- लोग तकाबुल करते थे कि बांग्लादेश नहीं बढ़ा रहा, पाकिस्तान क्यों और बढ़ा रहा इंडिया है? नहीं बढ़ा रहा, इंडिया में इंडिया इंडिया तो खैर गैस IMF के स्टेशन- प्रोग्राम नहीं में सर, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेज 600-700 अरब डॉलर के रिजर्व्स होते होने जी। के बावजूद सबसे ज्यादा करेंसी में डाउनफॉल कहाँ आया है? करेंसी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लो पे इंडिया की गई है। उसके बाद मोदी ने क्या किया आपने देखा? मोदी ने ये कहा कि जी अब दुकानें टाइम पे बंद करें, घर से कम निकले, जो है कम्यूट बाहर कम भी कम जाए। करें, और गोल्ड भी कम खरीदें ताकि रिजर्व पे ना बढ़े। उन्होंने और दूसरी बात लास्ट पॉइंट कहूंगा, उनके गैस स्टेशन पंप स्टेशन पे जो है वो लाइनें लगी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान में, आप बताएं एक जो कोई स्टेशन बता दें पेट्रोल पंप या कोई गैस स्टेशन जहां पे लाइन लगी। देखें सप्लाई हमने इंश्योर की, एट द सेम टाइम जो वल्नरेबल सेगमेंट था, बाइकर्स हो गए, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, उनको सूबों के साथ मिलकर फेडरल ने सपोर्ट दी, फेडरल ने अपने खर्चे काटे। आज भी 3 महीने की तनख्वाहें जो है वो काट करा के जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है। आधी गाड़ियां ग्राउंड की, 50% पेट्रोल जो है कम कर दिया। डॉक्टर फरोज साहब कहते हैं इसमें और भी कर सकते हैं, लेकिन बात क्या बात ये है कि जितनी अफोर्डेबिलिटी हो सकती है वो तो किया ना सर। एक मैं balance भी सर है। जाऊंगा, ये सर इसका जरूर बताएगा कि आपने रिफॉर्म्स की बात करते हैं, FPR में रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाती? रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बारे में आया कि जी पाकिस्तान का जो और मीडिया रिपोर्ट्स हैं 864 अरब रुपए का टैक्स आपने शॉर्टफॉल। कल क्लैरिटी उसकी मैं चाहूंगा आप खुद भी बयान करें, आपने पोस्ट तो किया था पहले तो X मैं पे। लास्ट वाले पॉइंट पे ये कहूंगा कि जो दिवालिये के दहाने से उठ के ग्लोबल जो है सिफारतकारी तक, दुनिया की सिफारतकारी तक हम पहुंचे हैं इन 2-2.5 सालों में। छोटी बात नहीं है। कहाँ आप दिवाली के दाने पे थे, कहाँ आप दुनिया की सालसी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, पाकिस्तान की इज्जत हुई बहुत बड़ी। तो मैं इस पे आता हूँ। देखें जो IMF के साथ डिस्कशन हुआ है ना, IMF ये जो 850 825 अरब रुपए के शॉर्टफॉल की बात हो रही है ना, ये पुराने नंबर्स पे बात कर रहे हैं, पुराने नंबर्स पे। यानी कि जो देखें होता क्या है, पहले साल के स्टार्ट में ना एक टैक्स का नंबर जो है एग्री होता है IMF के साथ, ठीक हो गया? ओके। अब वो नंबर जो है ना शुरू में एग्री होता है, ड्यूरिंग द ईयर कितनी सारी चेंजेस आ सकती हैं। जी। अब मैं 3 बड़ी चेंजेस आपको बताता हूँ, सारी नहीं गिनवा रहा। सबसे पहले फ्लड्स आए, आपको याद है अक्टूबर सितंबर में मैसिव फ्लड्स। इससे पहले US का टैरिफ का डिस्कशन शुरू हुआ, आपने देखा, और उसमें पाकिस्तान का भी इम्पैक्ट था। जी। तो टैरिफ का डिस्कशन हुआ, उसमें दुनिया हिल गई। फिर फ्लड्स आए, हमारे इंटरनल जो है अनसर्टेनिटी बढ़ी, हम दुनिया के पास नहीं गए पैसे लेने के लिए। थर्ड चीज ये जंग हो गई। तो मुझे बताएं, सारी एजम्पशंस आपकी हिल जाती हैं ना, जो आप सोचा हुआ होता है कि जी इस तरह से टैक्स इकट्ठा होगा, सब कुछ होगा। तो एक्चुअल जो एग्रीमेंट हुआ या जो डिस्कशन हुआ IMF के साथ, मैंने कल उस पर अपडेट भी दी थी क्लैरिटी के साथ कि देखें 13,000 ट्रिलियन है, 14,000 समथिंग नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिवाइज टैक्स टारगेट है ना, एडजस्टमेंट के साथ, देखें आप किसी के साथ, बैंक के साथ भी आप काम करते हैं ना, अगर बैंक से कर्जा लेते हैं, आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस अगर कहीं सिस्टेमिक इश्यूज की वजह से, यानी कि मार्केट फोर्सेस की वजह से अगर ऊपर नीचे होता है, तो आप बैंक को जाके कहते हैं ना, यार इस साल मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा अपना मसला नहीं है, लेकिन ये मार्केट फोर्सेस ने मेरा रेवेन्यू जो है ऊपर नीचे कर दिया है, तो आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, तो वो कर देता है। तो सर IMF ने एग्री किया। FPR की जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू बेस, मैं एक और चीज आता हूं उस पे, लास्ट वाले कि 13,000 ट्रिलियन आपको क्लियर हो गया कि शॉर्टफॉल नहीं है। अच्छा। और मई ये रिवाइज टारगेट है, एग्जैक्टली एडजस्टेड है, ये होता रहता है, मतलब ये। लेकिन ये कभी की वजह से रिवाइज हुआ, ये भी तो बता दें। मैं आपसे ये तो कह रहा हूं, आपको मैंने 3 रीजंस उतार चढ़ाव की वजह से रिवाइज करना पड़ा। मैंने 3 रीजंस बताए, आपकी ट्रेड ऊपर नीचे हो रही है, आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है, आपका एक्सचेंज रेट 296 का हमने रखा था डॉलर का, वो तो एक्चुअली इंप्रूव हुआ है, आपको पता है एक्सचेंज रेट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से टारगेट रिवाइज होते रहते हैं। अब ये इस चीज को रोते पीटते रहना कि जी इतना बड़ा जो है शॉर्टफॉल है, अब जून में आपको 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा जो इकट्ठा करना, 2.5 ट्रिलियन नहीं है, 1.7 ट्रिलियन है, और हम 100% 99.8% 11 महीने में पहुंच चुके हैं, 99.8%, तो ऑलमोस्ट 100% अचीव किया है ना जी। तो एडजस्टमेंट तो होती हैं, ये कोई मतलब हम बना इस तरह से पेश करते हैं, मतलब मुझे ये थोड़ा सा होता है कि इस तरह क्यों पेश करते हैं
रहे हैं हम एटलीस्ट नंबर्स देखें, रिविजन्स देखें क्या हो रही है, डॉक्यूमेंट्स देखें। चलिए अच्छी आप उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं मैंने उस वो हवाले दिया, से। मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। ओके, position सर detail आप दी है। अब ये बताएं एफबीआर में रिफॉर्म्स हमारी टैक्स बेस नहीं बढ़ पा रही। देखिए मैं आपको और बता दूं। ताजिर बरादरी को सर देखें, मैं हूं ये कैमरा मैंने सैलरीड क्लास से तो आप एडसोर्स बहुत- काट लेते हैं, हम तो मजबूर हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने पॉइंट हाँ, किया। अब वो ताजिर बरादरी को क्यों नहीं मैं आपको डालते बताता सर? हूं। विल है इसकी? सर बिल्कुल बिल है, और इंशाल्लाह मैं आपको इस वक्त तो डाइवर्ज बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर सकते क्योंकि बजट आने दें उसमें बताऊंगा। जी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस बजट में बहुत सारी बेहतरी आपको इस पर्सपेक्टिव से नज़र आएगी। ये बहुत सारी बात होती है ना कि जी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता, ट्रेडर्स और रिटेलर्स टैक्स नहीं देते। हाँ। तो आपको स्कीम्स या कोई इस तरह के प्लान्स नज़र आएंगे और ताजिर बरादरी के साथ जो है ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह आपको। लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको बजट के दिन पता चलेंगी। फाइनेंस ठीक, मिनिस्टर लेकिन उसको announce बिल पाई करेंगे। जाती है और होगी इस जी जी बजट में, बिल्कुल। ये देखिए आप कह रहे हैं। देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि इस ये जो ब्रॉडनिंग है ना, ब्रॉडनिंग कहते हैं base। इसको, जी बेस को देखें। सैलरी क्लास का बिल्कुल सही बात है कि उस पर टैक्सेस हमेशा ज़्यादा रहे और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा बहुत, टैक्सेस रहे। हाँ। मैं आपको ये बताऊं, लास्ट बजट से सैलरी क्लास जो इनिशियल ब्रैकेट्स हैं उनका डायरेक्शन ट्रैवल चेंज हुआ है, यानी कि उस पर कमी हुई है। जो 2,500 रुपये देता था वो 500 रुपये दे रहा है। लेकिन जो 1 लाख बाकी रुपये। स्लैब्स हैं वो- ऑब्वियसली देखें अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और ऊपर तक जितने ब्रैकेट्स हैं सब पे होना चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको एग्रीकल्चर जो ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, एग्रीकल्चर वाले प्रोविंसेस वाले जो एग्रीकल्चर टैक्स लें क्योंकि उसका 24% हिस्सा इकोनॉमी में और 1% टैक्स नहीं देता एग्रीकल्चर। देखें। रिटेल होलसेल एंड ट्रेड का 20% है और वो भी 1-2% टैक्स नहीं देता। तो 45% आपकी इकोनॉमी अगर टैक्स नहीं दे रही देखें। और रिमेनिंग 55% आपको 98% टैक्स दे रही है तो तो ये तो ऑब्वियसली एक इक्वेशन डिसबैलेंस है। गैर तो मसावी डोंट वरी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं दो चीज़ों की। हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उस पर बर्डन कम से कम हो और ये वाली चीज़ ब्रॉडनिंग हो ताकि एक इक्विटी और फेयरनेस का जो है निज़ाम सही मानों में ला सकें और एक्सपोर्ट ड्रिवन हो। हम ये सारी डिस्कशन कर भी रहे हैं IMF के साथ। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बजट में होपफुली हम कोशिश करेंगे कि बेहतरी हो। लास्ट चूंकि वक्त कम है, कपल ऑफ क्वेश्चंस सर। एक तो ये है कि ये तासुर क्यों बनता है कि चूंकि आप वजीर ख़जाना के मुशीर हैं कि हमारा जो मुकदमा है क्या वो IMF के सामने वजीर ख़जाना तगड़े अंदाज में लड़ते हैं? आपने नोट किया कि एक ये पूरी एक नैरेटिव ये भी बयानिया है कि हम उनके सामने लेट जाते हैं। नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं ऐसे ही पूछा आपके सामने। नहीं ऑब्वियसली देखिए मैं तो प्राइवेट सेक्टर से आया हूं, आपको पता है। मुझे ठीक है जानता ना? हूं आपको। तो मैं देखिए हम तो सारे और फाइनेंस मिनिस्टर खुद प्राइवेट सेक्टर से हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमारा तो कोई बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है कि हम कोई यहाँ पे बहुत अरसे से हैं। हम तो देखें अपने एक काम के लिए आए और अपना मुल्क को सर्व करने के लिए आए। सब कर रहे हैं ऑफकोर्स, जो हैं वो भी कर रहे हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी, और हम सब एक ही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर रेस्ट अश्योर्ड कि कोई ज़र्रा बराबर जो है वो गैप नहीं छोड़ा जाता अच्छा। या स्पेस नहीं छोड़ी जाती जो है निगोशिएट करने में। नहीं इससे छोड़ी बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। देखिए मुझे बताएं कौन सी ठीक कौन है, सा- मैंने इसलिए पूछा कि ये सर, अक्सर मैं- ये मैं- बड़ा सर, मीडिया में एक सर, नैरेटिव मैं है आपको- कि मैं आपको ये बता वजीर रहा हूं। खजाना साहब सर देखें- कंसेशंस ले उनसे। सर देखें आप मुझे बताएं ना। Concessions ले IMF मुझे से। नहीं देखें मेरी बात समझे ना सर कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है या कौन सा ऐसा वजीर है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरी आवाम के ऊपर बर्डन कम से कम हो? अब आपने कौन सा? आवाम की बात की, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आप इससे पहले बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते थे। अब नहीं आवाम करता। नहीं, अब तो आप सरकारी कंस्टिट्यूशन में आवाम कहती है कि हमने स्टेबिलिटी हासिल कर ली। मैं कॉमन मैन की आपको बात बता रहा हूँ, मैन फ्रॉम द स्ट्रीट। हमने स्टेबिलिटी हासिल कर ली, हम डिफॉल्ट के दहाने से वापस आ गए। आवाम की जिंदगियों में कब वो सहूलत आएगी, मुआशी स्पेस उनको कब मिलेगी? उनकी सुकड़ गई है खुरम साहब। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें स्टेबिलिटी तो आवाम के लिए कुछ होगा इस बजट पे? स्टेबिलिटी तो देखें बजट तो होना ही आवाम के लिए चाहिए। वो कहते हैं अदादो शम्मा का देखिए गोरख मैं आपको धंधा है बताता ना। हूँ। मैं देखिए सर ये तो अब आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना एक साथ। अब मैं आपको उसका एक्सप्लेन करता हूँ। जी, देखिए पहली बात यह है कि बेसिक हाइजीन है स्टेबिलिटी। हमने स्टेबिलिटी को जी। ऐसा बना दिया है कि जी स्टेबिलिटी तो अचीव होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेबिलिटी हैज़ टू बी कंटिन्यूड। Yes. यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि स्टेबिलिटी आ गई तो अब ग्रोथ क्यों नहीं। देखिए ग्रोथ आना शुरू हो गई है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2022 और 2018 के अगर आप नंबर्स देखें तो उस वक्त अगर 6% या 5% ग्रोथ हम अचीव कर रहे थे तो वो सस्टेनेबल नहीं थी। यानी कि हम $17.5 बिलियन और 18-19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहे थे। इतना आज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? $250 मिलियन। इसके बावजूद कि जंग हो रही है और ऑयल प्राइसेस कहाँ पहुंच चुकी हैं? आज फिर बढ़ी है। आज फिस्कल डेफिसिट आपका हिस्टोरिक लो पे है। यानी कि आपके टैक्सेस का और खर्चों का जो निज़ाम का जो बैलेंस है ना 0.7% रह गया है। यानी कि इतना सिर्फ आपका डेफिसिट रह गया है। तो देखें कहने का मतलब ये है कि ये दो बड़े अकाउंट्स अगर आप बैलेंस रखेंगे उसके साथ ग्रोथ आ रही है और साथ में टैक्सेशन और एनर्जी और पेंशन और प्राइवेटाइजेशन और सारी चीज़ें करते रहेंगे तो थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन ये सस्टेनेबल होगी। ये वो नहीं होगी कि 2-2 साल 1.5 साल बबल नहीं आगे होगा, जा रहे हैं। बबल बस्ट ये हो। करने दें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि 4% की ग्रोथ आ रही है ना आपके पास, अगले 2 सालों में इंप्रूवमेंट ये सस्टेनेबिलिटी और रही ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर आएगा। एब्सोल्युटली आता है। देखिए ये तो इकोनॉमिक्स ही ऐसी है ना। शौकत अजीज साहब का जुमला होता था ट्रिकल डाउन इफेक्ट का, तो वो उस पर बड़ा फिर ज्यादा लोग भी सवाल करते थे। लेकिन आप कहते हैं कि ये
आम आदमी की मुआशी जिंदगी में सहल पसंदी आएगी, मतलब देखिए, जरा आराम मिलेगा उनको, Absolutely, मुश्किलात देखें, कम होंगी। डायरेक्शन बिल्कुल यही है और इसी की कोशिश है और 100% एफर्ट्स हैं। चलिए सर, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप तशरीफ आए, और इस वादे के साथ आप दोबारा भी आएंगे जब बजट पेश हो चुका होगा। ठीक है, ये मैं आपसे ऑलरेडी वादा ले लिया है। शहजाद साहब वजीर ख़जाना के मुशीर हैं, इनसे वही सवालात महदूद वक्त में जो आप लोगों के अजान में पाए जाते थे वो मैंने इनके सामने किए। इन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाबात दिए। इसका फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे, अपने कमेंट सेक्शन में। हम उम्मीद करेंगे कि जो बजट आने वाला है 5 जून के बारे में कहा जा रहा है कि 5 जून को बजट पेश होगा, उसके सेलेंट फीचर्स भी आपके सामने रखेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, और जो आज खुर्रम शहजाद साहब ने एक पूरा विजन दिया है वो उसको हम देखेंगे कि उसमें हमें कितना झलकता हुआ नज़र आ रहा है या आएगा। प्रोग्राम सचतों का स्पेल अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए अल्लाह के बाद। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।